सोने नहीं जाते थे, ऐसे महापुरुष के विषय में ऐसा कैसे सोचा जा सकता है। और जिन्होंने भारत की लड़ाई यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में लड़ी, और भारत की ही नहीं लड़ी, भारत जैसे विश्व के अनेक देशों के गरीब व्यक्तियों, अंतिम व्यक्तियों की लड़ाई महात्मा गांधी ने है। चाहे सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारे धर्म बेहतर हैं। और किसी धर्म की धर्म ग्रंथ में किसी भी कहीं भी किसी का अहित नहीं लिखा गया है, सब में प्रेम सौहार्द लिखा गया। नगर पंचायत चुनाव की यात्रा में आज हम लोग हर्रैया में हैं, नगर पंचायत हर्रैया, और हमारे साथ जो मेहमान हैं कुंवर आनंद सिंह हैं, युवा नेता हैं भाजपा के। और जो अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति इनके रगों में बहती है। तमाम लोग इनके परिवार से जो हैं, जो राजनीति में रह चुके हैं, एक लंबा अंतराल रहा है राजनीति को लेकर। ऐसे में आज हम स्वागत करते हैं सर का, और सर से समझेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिन पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता को आपने इतना महत्व दिया, और आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा ये कि आप एक युवा नेता हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है और जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कहाँ से हुआ है? मैंने स्कूलिंग जो है हरैया से की है, नेशनल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है हरैया से। फिर मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। अच्छा। मैं वहाँ डायमंड जुबली KPUC का छात्रावास में मैंने निवास किया है, तो वहाँ के अद्वितीय जीवन को मैंने जिया है, और वो आनंद शायद ही फिर कभी मिल सके। संगम का पानी जिसके शरीर पे पड़ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बड़ी ऊंची उड़ान वो तय करता है। तो एक युवा नेता आज अपने कंधों पे जो सपने लेके निकला है, आपको क्या लगता है कि ये उड़ान कहाँ तक जाने वाली है? निश्चित रूप से व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है। और आपने संगम की बात की है, तो माँ गंगा की गोद है, और गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ समागम होता है, और उनका आशीर्वाद जिसके साथ हो, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही होगा। अपने प्रयास और अपने प्रयत्न और ईश्वर की कृपा देखते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप इस बार दावेदारी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? बहुत से मुद्दे हैं जी। अभी तो बेसिक नीड्स ही मेरी हरैया में नहीं पूरी है। जैसे अभी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रकाश व्यवस्था समुचित नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जिस नगर पंचायत के पास अराउंड सर्कल हर जगह से 500 मीटर में मनोरमा जैसी नदी हो, वहाँ आपका पानी अगर एकत्रित होता है मोहल्लों में और सड़कों पे, तो ये विडम्बना है। और तो अभी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद मेरी दृष्टि से यहाँ एक बेहतर एक स्टेडियम होना चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए, बेहतर तरीके से प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ज़मीनें उपलब्ध हैं ऑडिटोरियम बनवाने के लिए या फिर स्टेडियम बनवाने के लिए, या फिर आप किसानों से उनकी ज़मीनें हायर करेंगे? यहाँ ज़मीनें उपलब्ध हैं, पर्याप्त ज़मीनें हैं, प्रयास की ज़रूरत है, और लोग उत्साहित हैं। लोग यहाँ के आम जनमानस भी जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ कुछ बड़ा हो, कुछ बेहतर हो, करने वाला व्यक्ति चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई एक रोचक बात हमें ये भी पता चली है कि आपका जो रुझान रहा है वो योगा की तरफ भी रहा है, आप योगा के विद्यार्थी रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम बात करें कोविड काल की, तो कोविड में योगा ने बहुत ज़्यादा ही सहायता प्रदान की यहाँ के लोगों के लिए, तो क्या कुछ योगा के क्षेत्र में भी यहाँ पे काम होने वाला है? आपने मेरे रुचि का विषय जो है छेड़ दिया है जी। मैं योग का विद्यार्थी रहा हूँ, और पूरे कोरोना काल ये मेरा प्रतिष्ठान आशीर्वाद प्रतिष्ठान है हरैया में, यहाँ से लगातार कोरोना जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, लगातार सेवा चली है। और मैंने लगातार कोरोना काल में प्रतिदिन अर्ली इन दी मॉर्निंग उठ करके लगातार हमने ऑनलाइन क्लास चलाए हैं। और मैं चाहता हूं कि हरैया में योग और आयुर्वेद के परिक्षेत्र में एक बड़ा काम हो, बड़ा काम खड़ा हो, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो, जीवन जीने की विधा बेहतर हो। और हमें लगता है अगर योग और प्राणायाम में जो व्यक्ति पारंगत हो जाएगा उसका जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ एक योग वेलनेस सेंटर बने और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति योगी बने, मेरी दृष्टि यही है अपने नगर पंचायत के प्रति। सामाजिक जो हमारा ढांचा है उसमें जो महिलाओं को दर्जा दिया गया, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, और महिलाओं को उतना नहीं मिल पाता है जितना वो उम्मीद रखती हैं जिसकी वो हकदार हैं। तो अगर एक युवा नेता चुन के एक अच्छे पद पे बैठाए जाते हैं जनता के द्वारा, तो वो युवा नेता महिलाओं की दशा सुधारने में क्या भूमिका उनकी रहेगी और क्या कुछ वो इस दिशा में करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा हमारी संस्कृति ही मातृ प्रधान है। जो कहते हैं कि महिलाएं द्वयम दर्जे की हैं वो गलत हैं। बताइए, वेदों की ऋचाओं की रचना लोपामुद्रा और घोषा ने की है, और हम कहते हैं हमारी गंगा मैया
गौ मैया, तो हम माँ की ही उपासना करते हैं, मैया। धरती मैया। और इस समय हम नवरात्रे में चल रहे हैं और माँ की 9 दिन उपासना होगी, तो ये कहना दुखद होगा। तो माँ हमारे लिए हमेशा पूजा की पात्र है, हमें उनकी उपासना करनी है। रहा सवाल महिला सशक्तिकरण की, तो आज महिलाएं कहाँ नहीं पहुँची हैं, जमीन से लेके आसमान तक आज उड़ान भर रही हैं, अंतरिक्ष तक वो पहुंची हैं। और नगर पंचायत प्रक्षेत्र में हाँ ये जरूर मानते हैं कि अभी शिक्षा का अभाव है। अभी अपने नगरीय ही क्षेत्र में देखता हूँ तो बड़ा दुख और कष्ट होता है। समूह बने हैं, गरीबी है, परेशानी है, लेकिन उन समूहों को माध्यम से उनके अंदर आर्थिक गतिविधियों का प्रसार करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, और आने वाले समय में जब उनके जीवन में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो उनके बच्चों के जीवन में भी बेहतर होगा। और आने वाला जो भविष्य होगा भारत का या हमारे नगर पंचायत का, अगर महिलाओं को इकोनॉमिकल दृष्टि से आगे बढ़ाया जाएगा तो भारत का भविष्य बेहतर होगा, हमारा सामाजिक ढांचा भी सुदृढ़ होगा, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो निश्चित रूप से बच्चा आगे जाएगा। कल गांधी जयंती है और आज हम लोग पूर्व संध्या पे गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। गांधी की जो विचारधारा है कितनी प्रासंगिक है आज के समय में, जहाँ पर युवा इन महापुरुषों से कटता जा रहा है, इनसे कुछ सीख नहीं रहा है, उनकी विचारधारा को गाली दे रहा है। जहाँ पे फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी बातें आ रही हैं, कुछ भ्रामक बातें उसके द्वारा उसके माध्यम से फैलाई जा रही हैं। तो गांधी कहाँ कितने प्रासंगिक आज के समय है युवाओं के लिए? मेरे दृष्टि से मानना है महात्मा गांधी। मैं मानता हूं कि वो नरम दल थे, कुछ गरम दल हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब हम लोग के लिए, युवाओं के लिए आइकॉन है, इसमें कोई संशय नहीं है, प्रेरणा है। उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी राष्ट्र के लिए। लेकिन महात्मा गांधी, जिस व्यक्ति के नाम के आगे महात्मा जुड़ा हो, जिसके मृत्यु के समय राम जैसा शब्द निकलता, एक आह्वान पे करोड़ों लोग निकल पड़ते थे, जो व्यक्ति दिल्ली से निकलता, गुजरात से निकलता हो, बिहार की नीली क्रांति तक आते आते करोड़ों लोग जिसके साथ चले आते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया नहीं थी, और उससे कितनी फैन फॉलोइंग थी, उसका आभामंडल कितना था, उसके अंदर कितना सत्य था, इस समझने की जरूरत है। और युवाओं के लिए निश्चित रूप से वो आइकॉन हैं, उनको समझने की जरूरत है। हम जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में वस्त्र का परित्याग करके सिर्फ एक धोती में और एक लकुटी में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया हो, जिसने ये सोचा कि अगर मेरी माँ और बहन एक साड़ी में अगर वो अपना जीवन व्यतीत करती है, तो जब तक मेरे गांव के, मेरे इस भारतवर्ष के सभी माताओं बहनों के पास समुचित वस्त्र न हो जाए, मैं अपने वस्त्र का त्याग करता हूं। ऐसे महापुरुष के विषय में कैसे नकारात्मक सोचा जा सकता है, जो अपने शयन में जाने से पहले और अपने माता और पिता के चरण का स्पर्श के और उनकी सेवा के बगैर वो सोने नहीं जाते थे। ऐसे महापुरुष के विषय में ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? और जिन्होंने भारत की लड़ाई यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में लड़ी, और भारत की ही नहीं लड़ी, भारत जैसे विश्व के अनेक देशों के गरीब व्यक्तियों, अंतिम व्यक्तियों की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी है। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। श्वेत अश्वेत की लड़ाई, श्वेत की लड़ाई उन्होंने लड़ा है, और वो हृदय में बसने वाले राम की लड़ाई लड़ते थे। वो कहते थे कि हर प्राणी मात्र के अंदर वो परमात्मा और जीवात्मा विद्यमान है, वो उसकी पूजा करते थे, उसको समझते थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज का जो हमारा सामाजिक ढांचा है, इसमें तमाम जातियाँ हैं, धर्म है, पंथ हैं, और हमारा संविधान भी कहता है कि हम जो है पंथ निरपेक्ष हैं। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज में ये बातें प्रसारित कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको वोट नहीं करना है, उसको वोट नहीं देना है, इसको समाज से बेदखल करना है। ऐसे में आप इन जातियों को, इन धर्मों को, इन पंथों को कैसे देखते हैं? मेरा मानना है धर्म बेहतर है, धृधात से धर्म बनना है जो धाड़ करने योग्य हो। सभी धर्म बेहतर हैं, चाहे सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारे धर्म बेहतर हैं। और किसी धर्म ग्रंथ में कहीं भी किसी का अहित नहीं लिखा गया है। सब में प्रेम सौहार्द लिखा गया है। धर्म वही है जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ला सके, दूसरे के जीवन में प्रसन्नता ला सके, वही धर्म है। हम धार्मिक हैं, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करेंगे अपने अंदर। चाहे भारतवर्ष में रहने वाला नागरिक, चाहे किसी भी जाति, पंथ, मजहब का हो, वो अपने घर के अंदर और अपने धार्मिक समुदाय के अंदर वो धार्मिक है। जैसे ही अपने चौखट के बाहर वो कदम रखे, उसको हिंदुस्तानी होना चाहिए, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष के उन्नयन और उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मेरा मानना यह है, कहीं से भी धर्म आड़े नहीं आता है भारत के विकास में, कहीं से भी जाति आड़े नहीं आती है विकास में, क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य और कर्म हैं।
अगर उन कर्तव्यों का अनुपालन आज भी किया जाए तो भारतवर्ष निश्चित रूप से आगे जाएगा। चाहे वो कुम्हार रहे हों, चाहे वो क्षत्रिय संवर्ग रहा हो, जिसके अंदर जैसे गुण हो, चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, जिस गुण का अधिकारी हो उस गुण के अनुरूप यदि वो बेहतर काम करेगा तो बेहतर परिणाम आएगा और भारतवर्ष आगे जाएगा। क्यों आप अपने पूर्वजों को कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने, जैसे काउंसलिंग आज शब्द आता है, काउंसलिंग करना, बच्चे से पूछना कि बच्चे के अंदर क्या बेहतर गुण है, कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो हमारे पूर्वजों ने हमारी काउंसलिंग की थी। आज समय बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, तो समय के साथ नियम और कानून भी बदलते हैं। तो अपने पूर्वजों को दोष देना ये गलत है। उन्होंने जो भी नियम कानून बनाए थे बेहतर बनाए थे, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ उसमें बीच में मध्यकाल में, गुलामी के काल में, जब ईसाइयों ने, हूड़ों ने, अंग्रेजों, इस्लाम ने, डचों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया, तो हमारी रीतियों में कुरीतियाँ आ गई। तो हम अपने पूर्वजों को कहीं से दोष नहीं दे सकते। और धर्म तो धारण करने वो है, धर्म आनंद का विषय है, वो कहीं से भी किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई भी धर्म। जी। आप एक युवा नेता हैं और इस एपिसोड को अब हम लोग अंतिम चरण में लेकर चलते हैं, बाइंड अप करने के पड़ाव पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक युवा नेता होने के नाते जो हमारी जो यूथ बॉडी है उसको कुछ सकारात्मक संदेश अपनी तरफ से दें। मेरी दृष्टि से एक सकारात्मक संदेश मेरी समझ में आता है। आज हमारे हाथ में एक एंड्रॉयड जैसा शब्द आ गया है, हमारे हाथ में होता है। हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है, मेरी दृष्टि से जब मैं कभी कभी निगाह डालता हूँ तो बड़ी तेजी से इसका दुरुपयोग हो रहा है और कहीं न कहीं मानव शक्ति का क्षण हो रहा है। हमारी मानसिक शक्ति का, मानव शक्ति का क्षण हो रहा है। तो हमें इसका सदुपयोग करने सीखना चाहिए और हमें लगातार जो जागरूक युवा हैं उनको, अपने सहपाठियों को, अपने आसपास के लोगों को इसके सदुपयोग के विषय में सिखाना चाहिए। और निश्चित रूप से इन्हीं युवाओं के बल पे भारत विश्व गुरु बन चुका है, मेरा मानना है। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो दुनिया सांस ले रही है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं दुनिया सांस ले रही है। तो हम युवाओं को इसका बेहतर सदुपयोग करते हुए और अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करके और सकारात्मक गति के साथ भारत का निर्माण करना चाहिए। जी। कहीं भी नकारात्मक और अनैतिक गतिविधि में किसी भी युवा को किसी भी तरीके से संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, माँ हमारी है, मिट्टी हमारी है। इसके उन्नयन का, इसके आगे बढ़ने का कर्तव्य हमारा है। इसका क्षरण नहीं होना चाहिए। इसका क्षरण नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ी ही खूबसूरत बात आपने कही कुंवर साहब ने। और जो अगर एक युवा ऐसी सोच रखता है और एक युवा अगर इन सपनों को लेकर आगे निकल रहा है समाज को सुदृढ़ करने के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे युवाओं का चयन होना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात हो, हर जगह ऐसे ही युवा देखे जाने चाहिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे थे पंचायत पत्रिका।